तो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। ये 25 ओरिजिनल हार्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट 5 है इस वीडियो पे। एंड आपको अगर पसंद आएगा तो वील गो इनटू मोर डीप। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं छोटे से एक स्लाइड में सारा टॉपिक कवर कर दूँ, बट अगर नहीं भी होता है तो मुझे बताओ क्या चीज़ें दिक्कत हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया। मे बी विल गो इनटू मोर कोड लेटर, बट अभी जिस चीज़ को समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आया हो तो लेट मी नो। Okay, so first question is split payment saga, partial rollback, skip compensation। तो देखो, एक सिनारियो ऐसा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हुई जिसमें डेबिट हुआ सेंडर से, फिर एक फॉरेक्स कन्वर्जन हुआ, फिर क्रेडिट हुआ रिसीवर को। तो ओकेजनली क्या होता है कि सेंडर का डेबिट जो है कोई करस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं होता है रिसीवर पे। तो सागा फ्रेमवर्क क्या करता है इस चीज़ पे कि एक लोकल कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन यूज़ करता है। बट कई बार क्या हो जाता है कि जो कंपनसेशन जो ट्रांजेक्शन है कंपनसेट करके, वो एक फॉरवर्ड स्टेप्स में करता है, नॉट इन रिवर्स। तो देखो ये है क्या कि आप अगर 1 2 3 किए हो तो आपको 3 2 1 करना है। सो इसमें एक इशू होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो अर्ली स्टेप्स तो रिकम्पनसेट हो जाते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन या उस पर कहीं पे कुछ होता है तो वो कंपनसेशन रिवर्स नहीं होता है। और उसके साथ साथ एक और इशू हमें दिखा इस कोड पे। देखो क्या बोला फॉरवर्ड, देखो ये सागा स्टेप स्टेप मतलब कि जितने भी स्टेप्स हैं उसको कंपनसेट करेगा। और दूसरी बात कि जैसे ही कोई एक्सेप्शन आ रहा है, हमने मेन एक्सेप्शन कॉट करके हमने बोल दिया कंपनसेशन फेल हुआ है और हमने उसको लॉक कर दिया। तो क्या हुआ कि फॉरवर्ड इटरेशन में क्या हुआ, कंपनसेशन जो है वो पहले स्टेप ज़ीरो कंपनसेट हुआ। लेकिन ये हो सकता है कि हमें n-1 में प्रॉब्लम आया है, तो पहले उसे कंपनसेट करना है जो कुछ कर नहीं पाए, है ना, कि डिपेंड करता है n-1 पे, तो वो तो अंडर नहीं नहीं हुआ है। और रिवर्स ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग अगर हम करेंगे तो हमारा ये एक तरीके से हम कर लेंगे, बना लेंगे। तो यही मेन क्वेश्चन रहता है। तो सॉल्विंग एक्सेप्शंस गारंटी साइलेंट डेटा करप्शन, समझे। तो मतलब क्या है कि आपका सिंगल स्टेप सागा फेलियर की जो बात चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि भाई आप एक प्राइवेट जो आपका कंपनसेट एक मेथड लिखोगे, उस मेथड पे आप फेलियर्स के रन टाइम एक्सेप्शंस बनाओगे। क्यों? क्योंकि आप बाद में इसे अपेंड करोगे। साथ ही साथ आप ट्राई करोगे पीछे से कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, ना कि आगे से। कुछ एक्सेप्शन आया तो उसे कॉट करोगे। एंड अगर ये होने के बाद भी फेलियर्स एम्प्टी नहीं है तो आप कंपनसेशन एक्सेप्शन भेजोगे कि भाई ये वाला हम कंपनसेट नहीं कर पाए। अब इसके बाद आता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कुछ और फॉलो अप क्वेश्चंस पे कि हम कैसे परसिस्ट करोगे सागा स्टेट को ताकि वो पूरा प्रोसेस सरवाइव कर पाए। तो आपको सागा को एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शन पे अगर यूज़ करना ही रहता है तो आप एक ड्यूरेबल स्टेट मशीन पे उसका स्टोर करोगे, सिर्फ मेमोरी पे नहीं, ताकि हर ट्रांजैक्शन या ट्रांजिशन जो है वो पहले रिटर्न हो मेमोरी पे और उसके बाद उस पर एक्ट हो, पहले नहीं। ठीक है, तो ये राइट अहेड बोलते हैं इसको। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है सागा और टू फेस कमिट में। यहाँ पे देखो, जो कोर डिफरेंस ये है कि कहाँ पे एटॉमिसिटी गारंटी रहती है। टू फेस कमिट पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एटॉमिसिटी देता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेटर रहता है जो सारे पार्टिसिपेंट को बोलता है कि प्रिपेयर करो। उन लोग रिसोर्सेज पे लॉक लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने प्रिपेयर कर लिया, फिर ये कमिट भेजता है। तो या तो वो कमिट होता है या तो रोल बैक हो जाता है, और ये सब साथ में करते हैं। तो इससे आपका जो एसिड गारंटी है अक्रॉस सर्विसेज वो काम करता है। प्रॉब्लम क्या है कि सारे पार्टिसिपेंट को हो जो है लॉक लगाना है प्रिपेयर पे और कमिट पे। तो अगर गैप हुआ या अगर कोऑर्डिनेटर क्रैश हुआ, सब वेट हो जाएंगे, सबको सबको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि आपको सारे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है टू फेस कमिट प्रोटोकॉल, जो कि मॉडर्न HTTP इवेंट ड्रिवन सर्विसेज नहीं कर पाते। तो इसलिए आप सागा पे लाते हो कि आप एक इवेंचुअल कंसिस्टेंसी देते हो कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन के साथ, ताकि हर स्टेप्स जो है वो एक लोकल कमिट करके इंडिपेंडेंटली रहता है और नेक्स्ट स्टेप के लिए वो देता है कि भाई आप ये काम करो, ये आप ले लो। तो अगर स्टेप 3 फेल हुआ तो आप
रोल बैक नहीं करते हो स्टेप 1 स्टेप 2 को, आप एक कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन रन करते हो जो फिर ये सिमेंटिक अनडू करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेक ईच कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन आइडम्पोटेंट। तो देखो तीन मेथड हो सकते हैं कि पहला तो आप नेचुरल आइडम्पोटेंसी ले लो, आइडम्पोटेंसी की के जैसे, जैसे कि मतलब कोई एक सागा आईडी और स्टेप इंडेक्स का आइडम्पोटेंसी की बना लो। दूसरा है कि आप चेक देन एक्ट यूज़ करो विथ स्टेटस कार्ड। तो मतलब कि कोई भी कंपनसेशन वर्क करने के पहले आप ये वेरीफाई करो कि करंट स्टेट जो है क्या उसको एक्चुअली में रिवर्सिंग की नीड है। अगर वो स्टेप जो है वो पूरा कमिट हुआ ही नहीं है, मतलब कि फॉरेक्स कन्वर्जन कभी रिटर्न हुआ ही नहीं मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तीसरा आता है इम्यूटेबल ऑडिट ट्रेल यूज़ करो इंस्टेड ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि पेमेंट सेक्शन पे उसको लिख दो और बाद में रिवर्सल इवेंट भी करो। तो ये तरीके से आप कंपनसेटिंग स्टेप को आइडम्पोटेंट बना सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखो कि स्टेल एक्सचेंज रेट ये सर्व हुआ है इवन आफ्टर टीटीएल एक्सपायरी, मतलब कि आपका कैशे ख़त्म हो चुका, उसके बाद भी आपको पुराना रेट ही दिया गया, जो कि थंडरिंग हर्ड हो रही थी। थंडरिंग हर्ड मतलब कि बहुत सारे रिक्वेस्ट कैशे एक्सपायरी के बाद उसी की पे आ गए। तो फॉरेक्स जो आपका रेट है कैशे है वो एक कंकरेंट हैश मैप यूज़ करता था मैनुअल टीटीएल के बाद। लोड स्पाइक हुआ, काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स आ गए और एक साथ वो कैशे एक्सपायर जो हुआ है उसको ढूंढने लग गए और इन सब ने एच कॉल रेस कर दिया। तो फर्स्ट में क्या हुआ, रिटर्न जो है वो पार्शली डिकोडेड रेट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। मतलब कि अगर आप इस कोड को देखो तो गेट रेट में क्या हुआ कि एंट्री में कैशे डॉट गेट पेयर किया और उसके बाद फिर आपका जो भी प्रोसेस है इस एंट्री पे अगर वो है तो एंट्री करो या तो फिर एच कॉल करो। तो बेसिकली यहाँ पे चेक देन एक्ट जो है वो एटॉमिक नहीं था, है ना। तो टी टी एल कैशे और कैश डॉट पुट जो है वो एटॉमिक नहीं है बिकॉज आपने दो चेक किया हुआ है। अब एक रेस हो जाएगा बिटवीन डिटेक्शन या तो रीपॉपुलेशन पे, जिसके कारण एक थंडरिंग हर्ड और पोटेंशियल डर्टी राइट्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब जो ये रेट एंट्री हमने जो भी लिखी हुई है ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और ये काफ़ी थ्रेड के अक्रॉस शेयर्ड रहेगी विदाउट सिंक्रोनाइजेशन से। तो इसके कारण भी पार्शियल राइट्स विजिबल हो सकते हैं कंकरेंट रीडर्स को। तो प्रॉब्लम क्या था कि कंकरेंट ये जो गेट और पुट था वो एटॉमिक ऑपरेशन नहीं था और दो सेपरेट स्टेप्स थे विंडो जहाँ पे एन थ्रेड्स जो हैं वो सारे के सारे एक्सपायर रीड कर सकते थे और सब के सब एच कॉल फायर कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हमने कंप्यूटिव एब्सेंट यूज़ किया ताकि आपका एक कॉल होगा और म्यूटेबल शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, इसको हम करते हैं दो तरीके से। पहले आपने रेट एंट्री को ही वोलाटाइल बना दिया ताकि वो डायरेक्टली हीप से ले। ओके, तो और यहाँ पे आपने कंप्यूटेबल फ्यूचर ऑब्जेक्ट लिया है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम ऑब्जेक्ट को भेजेंगे। साथ ही साथ जो आपका गेट रेट है आपने एक कैशे जो लिया है रेट एंट्री का उसको एक स्नैपशॉट में लिया और बाद में आपने उसको कंप्यूट इफ अपसेंट लेके आपने बनाया। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रेट एंट्री एक रिकॉर्ड है जो कि एक फाइनल क्लास होता है जहाँ पे आपने इज एक्सपायर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे वो करंट टाइम इन मिलिस को जो भी फेच्ड एट वाला जो टाइम था उससे चेक करके भेजता है कि क्या वो एक्सपायरी हो गया कि नहीं हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इम्यूटेबिलिटी यहाँ पे ले आई। अब ये करने के बाद होता है कि भाई ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने किया क्या। फॉलो अप क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ यू ऐड पर करेंसी टी टी एल्स विदाउट थंडरिंग हर्ड। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने तो अभी एक ही करेंसी की बात की थी, तो आप इसके लिए हमने पहले ही आंसर दे दिया है कि हम कंप्यूट इफ एब्सेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारा एक serialization पॉइंट होगा और कंप्यूटेबल फ्यूचर जो रहेगा वो पर की रहेगा जो आपका यहाँ पे है रेट एंट्री वाला। तो यानी कि सारे जो कंकरेंट कॉल ब्रोकर्स रहेंगे वो सेम फ्यूचर पे रहेंगे और पर करेंसी टीटीएल जो रहेगा वो सिर्फ एक मैप रहेगा स्ट्रिंग करेंसी का और ड्यूरेशन का, जो कि लुकअप रहेगा जो कि पास किया जाएगा हमारे किस पे, बुलियन इज एक्सपायर्ड वाले मेथड पे। तो जिससे हमारी करेंसी जो मॉडल है वो चेंज नहीं की जाएगी। दूसरा चीज़ है कि व्हाट हैपेंस इफ़ फेच फ्रॉम अपस्ट्रीम, मतलब कि एच कॉल को ही ब्लॉक हो जाए इंडेफिनेटली। तो यहाँ पे दो चीज़ें ब्रेक होंगी। पहला जो है कि जो कॉलिंग
थ्रेड जो है वो टाइम्स आउट हो जाएगा, सपोज फ्यूचर डॉट गेट 2 सेकेंड्स, और वो फिर से स्टेल स्टेटस सर्व करेगा, राइट। लेकिन अगर फ्यूचर जो है वो हमेशा के लिए इन फ्लाइट स्टेटस पे रहे, तो उससे कारण क्या होगा कि जो ये करेंसी पेयर है वो फ्रीज हो जाएगा, और ये एक आईओ थ्रेड पर हैंग कॉल लीक करेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप डॉट और टाइम आउट लगाओगे फ्यूचर पे, कि अगर कुछ होता है तो आप क्या बोलते हैं टाइम आउट दे दो। तो और एक्सेप्शनली आप ये भी ट्रिगर करोगे कि व्हेन कंप्लीट्स आप रिमूव कर दोगे इसको इन फ्लाइट से, ताकि जो नेक्स्ट कॉलर है वो रिट्राई कर सके, समझे। तो दो चीज़ें हैं कि या तो वो स्टेल स्टेटस सर्व करेगा या तो वो फंस जाएगा। फंस जाएगा तो आपका इशू आएगा, तो उसके लिए आप और टाइम आउट यूज़ करोगे। और उसके साथ जैसे ही वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट कर देगा वो और टाइम आउट एक्सेप्शनली, और वो व्हेन कंप्लीट वाला फ्लो ट्रिगर करेगा कि उसमें आप रिफ्रेश कर सको। समझ गए। अब क्वेश्चन है कंपेयर द अप्रोच विथ कैफीन्स एसिंक लोडिंग कैशे। उतना नहीं बोलना है आपको, बोलना है कि देखो पता नहीं है, आप बताओ क्या होता है। अगर आपको थोड़ा ही पता है तो देखो आपका जो हैंड रोल्ड वर्जन ये होगा कि मैनुअली आप मोर एज केसेस जो हैं वो अनहैंडल्ड होंगे। कैफीन क्या करता है, वो रिफ्रेश आफ्टर राइट करता है वर्सेस एक्सपायर आफ्टर राइट। तो एक्सपायर ब्लॉक क्या करता है, सारे कॉलर्स को ब्लॉक करता है जब लोड हो रहा होगा। रिफ्रेश क्या करता है, वो स्टेल डेटा को इमीडिएटली सर्व कर देता है और बैकग्राउंड में रीलोड करता है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट्स के लिए क्या करोगे आप हमेशा रिफ्रेश चाहोगे। तो एक 3 सेकेंड ओल्ड रेट बीट करता है किसी भी ब्लॉक रिक्वेस्ट को, राइट। तो प्रोडक्शन में आप कैफीन यूज़ कर सकते हो L1 पे, और रेडिस यूज़ करते सकते हो L2 पे, जिससे आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा रिफ्रेश आफ्टर राइट यूज़ करोगे। ओके, तो अब बात करते हैं लीडर इलेक्शन वाया डीबी रोलॉक की, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो आपका लीडर इलेक्शन हो रहा है, और इसमें आपका डुअल रीडर प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक शेड्यूल जॉब है, जो सर्विस है जो कि एक लीडर इलेक्ट करती है, और वो डीबी की एडवाइजरी लॉक करके और चला देती है जॉब को। बट नेटवर्क पार्टीशन में क्या हुआ कि दो नोड आ गए, दोनों को लगा कि दोनों लीडर हैं, और उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया दोनों ने नाइटली सेटलमेंट जॉब को, जिसके कारण डबल प्रोसेसिंग हो गई। तो ये हुआ क्या, दिस इज अगेन check then act, right, select then update वाला क्लॉज। सो इट इज़ नॉट एटॉमिक। तो यहाँ पे एक इशू आई, जिससे और दूसरा हम देखेंगे कि हमारी जो लीज एक्सपायरी जो चेक हो रही है एप्लीकेशन कोड में, यहाँ जो चेक हो रही है लीज एक्सपायरी, ये जो है एक तरीके से सिस्टम डॉट करेंट टाइम डॉट मिलेज से हो रही है, मतलब कि यहाँ पे क्लॉक स्क्यू भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हमको समझ में आ गई कि पहला तो हम ये जो कर रहे हैं रिकॉर्ड इक्वल टू नल, और रिकॉर्ड डॉट इज एक्सपायर्ड, ये एक इशू है कि यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं फिर अपडेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सेव हो रहा है आपका, तो जो लास्ट राइट करेगा वो जीत जाएगा। और दूसरा आपका करेंट टाइम डॉट मिली से हो रहा है, तो इसका कोड क्या रहेगा कि आप एक तरीके से डीबी सर्वर टाइम टाइप का आप लोगे, ठीक है, जिसके कारण आपकी क्लॉक स्क्रू हट जाएगी। तो आप क्या करोगे कि आपने एक अपडेटेड बनाया जिसमें आपने सेटलमेंट जॉब लिया, नोड आईडी ली, इंस्टेंट डॉट नाउ लिया, और एक्सपायरी ले ली। तो इस तरीके से आप एक तरीके से काम कर सकते हो। इसको आपने ट्रांजेक्शनल के अंदर डाल दिया, और इंस्टेंट डॉट नाउ जो है आपका डीबी सर्वर टाइम रहेगा, एप्लीकेशन का सिस्टम डॉट करेंट टाइम डॉट मिलीस नहीं रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि क्या हो अगर लीडर डाइज मिड जॉब। दैट मीन्स अगर आपका लीडर प्रोसेस जो है वो बीच में ही टपक गया तो क्या होगा। तो देखो दो तरीका होता है कि एक तो लीज जो है वो अपने आप एक्सपायर हो जाए, तो जो नेक्स्ट नोड है वो ट्राई और क्लेम या रिन्यू करने जाएगा, तो वो चेक हो सक्सीड हो जाएगा जैसे ही एक्सपायर साइड ख़त्म हो जाएगा नाव के बाद। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपका जो जॉब रहेगा वो आइडम पोटेंट होना चाहिए, यानी कि आप एक की बनाओगे जो कि सेटलमेंट डेट और जॉब की के हिसाब से बनेगा। तो उससे आपका जो भी री रनिंग होगा वो होगा नहीं, बिकॉज प्रीवियस रन अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो पर्टिकुलर जॉब की जो है वो जो आइडम पोटेंट की है वो रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब दूसरा क्या क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मिनिमम लीज ड्यूरेशन टू बैलेंस सेफ्टी वर्सेस लाइवलीनेस। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई आप एक तरीके से एक फॉर्मूला रखोगे, जो लीज रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम जॉब स्टेप ड्यूरेशन के, प्लस आपका जो भी क्लॉक स्क्रू है, बट प्लस आपका नेटवर्क रेट जो है, और प्लस आपका सेफ्टी मार्जिन है। तो ये सबको मिलाने के बाद आप ये कर सकते हो कि अगर आपका जॉब का हार्ट बीट एवरी 10 सेकेंड है, तो आपका लीज जो है उसको 30 सेकेंड का रखोगे। अगर आप कम लीज को कम कम रखोगे तो आप कुछ जल्दी ही एक्सपायर कर जाओगे, जीसी पॉज हुआ या नेटवर्क हिकअप हुआ उससे। अगर आप ज़्यादा लीज रखोगे तो डेड लीडर जो है वो काफ़ी टाइम तक ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अब आता है हाउ डज दिस कंपेयर टू जू कीपर और रेडिस रेडलॉक। तो देखो सिंपल सी बात कि आपका जो डीबी रेडलॉक है वो हमेशा से एक प्रैग्मेटिक चॉइस होना चाहिए जब भी आप डीबी कर रहे हो कि नहीं, जब भी आप डीबी यूज़ कर रहे हो और आपके पास कोई भी आपको कोई भी दूसरा सेकंड फेल ओवर नहीं चाहिए। जू कीपर करेक्ट है, क्योंकि जू कीपर एक कंसेंसस एल्गोरिदम रखता है, तो सही है। और रेडिस आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये सब जहाँ पे भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे रेडिस रेडलॉक यूज़ मत करना। ठीक है। तो आप, क्योंकि ये बोला है कि रेडलॉक जो है वो अनसेफ है अंडर क्लॉक ड्रिफ्ट और प्रोसेस पॉजेस में, तो इसलिए आप रेडिसन रेडलॉक यूज़ कर सकते हो, जो कि सिंगल रेडिस इंस्टेंस पे रहता है, वीकर रहता है बट एटलीस्ट ऑनेस्ट रहता है कि भाई ये चीज़ हो गया, ये नहीं हुआ है। ओके। नाउ आते हैं कि डबल एंट्री लेजर बैलेंस ड्रिफ्ट फ्रॉम नॉन एटॉमिक मल्टी रो इंसर्ट। मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि जो भी फाइनेंशियल मूवमेंट होता है उस पे जो लेजर रहता है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों करता है। तो एक रिपोर्ट क्वेरी कैलकुलेट करती है नेट बैलेंस को बाय समिंग ऑल द रोज। सो ओकेजनली क्या होता है कि बैलेंस थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाता है, मतलब कि एसेट जो हैं वो इक्वल लाइबिलिटीज़ नहीं शो करते। और जब भी मतलब ऐसा हो सकता है कभी भी सर्विस जो है बीच में स्टार्ट हो रही है उस चक्कर में भी जो डेबिट और क्रेडिट रो हैं उस यहाँ पे आप देखोगे तो आपका दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक हो गया दूसरा नहीं हुआ तो क्या करोगे, करेक्ट। और दोनों की एंट्री में आप देख लोगे कि एक तरीके से एंट्री भी दोनों की अलग अलग बनाई गई है। और दूसरा आपका क्वेरी है कि देखो क्वेरी ये भी चेक कर रहा है कि पेंडिंग रोज भी इंक्लूड कर रहा है, तो पेंडिंग रोज हमें इंक्लूड नहीं करने हैं। समझ में आ गया आपको। तो डबल बुकिंग तभी मीनिंगफुल होती है, ठीक है, जब आपका दोनों तरीके से एटॉमिकली आप ड्यूरेबल करते हो। मतलब कि आपको इसमें एक ट्रांजैक्शनल बाउंड्री गारंटी करनी पड़ेगी कि अगर जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाने वाला, एक भी नहीं गया तो कोई नहीं जाने वाला। और दूसरा आपको आपको काउंटिंग करना है, पार्शियली पोस्टेड एंट्रीज में यहाँ पे हो रही है उसको हमको ठीक करना है। तो आप देखो कि ट्रांजैक्शनल लिया पहले हमने, दोनों की एंट्री हमने एक तरीके से की, कैसे कि एक कोरिलेशन आईडी किया, उस कोरिलेशन आईडी से हमने दोनों की एंट्री की और हमने सिर्फ उन्हीं स्टेटस को लिया जो कि पोस्टेड है। तो एक तरीके से आपने ये मेथड से अपना दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। और आपने ऑब्वियसली बिग डेसिमल लिखा है गेट बैलेंस पैरम, उसको छोड़ दो अभी। अब फॉलोअप क्या हो सकता है कि हाउ वुड यू डिटेक्ट एग्जिस्टिंग ड्रिफ्ट राइट इन ऑडिट क्वेरी। तो देखो इसको करना नहीं है तो आप क्या करोगे कि आप एक ग्लोबल इनवेरिएंट बनाओगे। मतलब क्या है कि डबल एंट्री इनवेरिएंट कैसा होता है कि हर डेबिट का एक इक्वल या इक्वल और अपोजिट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सारे अकाउंट्स का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक तरीके से ग्लोबल सम बनाओगे और जो भी नॉन जब भी नॉन ज़ीरो रिजल्ट आएगा तो वो आपका ड्रिफ्ट एग्जिस्ट करता है, ये होगा। फिर आप एक तरीके से ऑर्फन लोग लेग निकालोगे कि भाई
ठीक है, अगर ऐसा है, नॉन ज़ीरो है, तब आगे जाएंगे कि भाई ऐसे कौन से लेजर हैं जिनके काउंट जो हैं वो 2 के इक्वल नहीं है और उनका एब्सोल्यूट सम जो है वो ज़ीरो है। तो ये आपका एक नाइटली रिकन्सिलिएशन जॉब चलेगा, जिसके कारण आपकी फ़ायदा हो सकता है। समझे बात को, कि आप काउंट निकालोगे जहाँ पे वो जो काउंट है, ठीक है, क्योंकि आपने सम निकाला हुआ है, सम मतलब ज़ीरो होना चाहिए। तो उन पेयर के सम, जिनके पेयर के सम ज़ीरो हैं, उनको नहीं लेना है। लेकिन अगर काउंट दो है और आपका जो एब्सोल्यूट सम है वो जीरो से ज़्यादा है, मतलब कि ये पर्टिकुलर लेग कैंसिल नहीं हुए, है ना। अब आता है कि हाउ डज द कोरिलेशन इन लाइक विल हेल्प इन रिकन्सिलिएशन। देखो, कोरिलेशन ये है कि भाई कोई भी दो चीज़ के बीच का एक आईडी जो एक दूसरे को कोरिलेट करता है। इसके अलावा क्या होगा कि आप जो ड्रिफ्ट है उसको तभी कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे कि भाई हाँ भाई ड्रिफ्ट तो हुआ है, पर कैसे हुआ है, कौन सा कोरिलेट है, वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका कोरिलेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कंपनसेशन जो ट्रांजैक्शन होता है, जो आपने सागा का ट्रांजैक्शन सुना होगा जो हमने बात की थी अभी वीडियो पे, वो भी फ़ायदा करता है। तो आप जितने आपके मूवमेंट हुए हैं पीछे वो आप उसमें बैक कर सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा होता है ना। तो और आपको दूसरे चीज़ों को चेक नहीं करना, बिकॉज आप सिर्फ कोरिलेशन आईडी के बल पे चेक कर सकते हो। फिर आता है शुड पोस्ट मूवमेंट बी आइडम पोटेंट हाउ। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि पोस्ट मूवमेंट जो है वो आइडम पोटेंट होना चाहिए क्या। तो ऑब्वियसली आप एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। तो आप बोलोगे कि भाई कोरिलेशन आईडी तो है। देखो, कोरिलेशन आईडी इज समथिंग एल्स, इट इज कोरिलेटिंग बिटवीन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट एंड कंपनसेशन। सो यू कैन ऑल्सो पुट अ यूनिक कंस्टेंट एट द डीबी लेवल की कोरिलेशन आईडी और अकाउंट आईडी पे। तो जिससे कि डेटाबेस एनफोर्स करेगा कि इवन इफ द एप्लीकेशन रिट्राइज, आपका जो कोरिलेशन और अकाउंट आईडी का कंस्टेंट है वो डुप्लीकेट को आपको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये एक आप काम कर सकते हो। तो ये कैच के से चक्कर में आपका कोई भी डुप्लीकेट के चक्कर जब भी इंसर्ट होगा तो कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ हम आते हैं आपके AML वेलोसिटी चेक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का वेलोसिटी चेक विंडो है, जो कि वॉल क्लॉक टाइम यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ इवेंट टाइम। तो एक इशू है। तो AML का रूल क्या होता है कि आपको वो सारे कस्टमर को फ्लैग करना है जो $10,000 से ज़्यादा एक रोलिंग विंडो पे कर रहे हो। जहाँ पे रोलिंग विंडो का समझ जाओ, कहीं पे अगर सेम टाइम पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गए तो दिक्कत हो जाए करके। और ये चेक फायर करता है करेक्टली स्टेजिंग में, लेकिन मिस करता है रियल वायलेशन इन प्रोडक्शन पे। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का इशू है। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैच्ड हैं और वो रिप्ले होते हैं काफका से, प्रोड्यूसर के टाइम स्टैम्प से, प्रोसेसिंग टाइम से नहीं। तो समझ में आ गया कि पहले क्या है। देखो यहाँ पे पहला बग यहाँ पे क्या है कि विंडो स्टार्ट जो है वो इंस्टेंट डॉट नाउ माइनस ड्यूरेशन ऑफ आवर्स लिखा हुआ है। मतलब जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम से हो रहा है। ठीक है, तो वॉल क्लॉक टाइम है तो आपको ट्रांजैक्शंस का इवेंट का यूज़ करना है। दूसरा, आप देखोगे जो JPQL क्वेरी है वो बिटवीन टाइम में भी लोकल डेट टाइम ले रही है, DB टाइम नहीं ले रही है। तो वहाँ पे इशू हो रहा है क्योंकि आपका टाइम जोन मिसमैच ये सब आ सकता है। तो हमें इवेंट टाइम लेना है, प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेना है। तो एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन होता है। और इंस्टेंट डॉट नाउ मीन्स क्या होता है, रीप्ले या डिले इवेंट जो है वो इवेल्युएट कर जाएंगे रॉन्ग विंडो से। सो लोकल और लोकल डेट टाइम है विदाउट एक्सप्लिसिट जोन आईडी इज ऑलवेज अ बग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इवेंट टाइम लेनी है, फिर इवेंट टाइम डॉट माइनस करना है। एक तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा हमने क्या किया कि हमने विंडो स्टार्ट को इंस्टेंट विंडो स्टार्ट लिया है, जो कि हमने एक तरीके से इवेंट टाइम बना के लिया है। और इवेंट टाइम तो हमने लिया ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो और फिर हमने टोटल को कंपेयर करके लिमिट से कर दिया। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हमने बस सम अमाउंट को थोड़ा सा अच्छे से विंडो लेके आईडी वाईडी लेके लिखी है। अब हाउ वुड यू हैंडल आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट्स अराइविंग आफ्टर द विंडो हैज़ क्लोज्ड। देखो,
तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप लेट इवेंट को ग्रेस पीरियड से ले लो, कि आप बोल दो कि भाई ठीक है, अगर ये n मिनट्स तक लेट है तो हम फिर से रूल को री इवेल्युएट करेंगे करेक्टेड विंडो से और फ्लैग कर देंगे अगर थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है तो। या तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई लेट इवेंट जो है वो अनअप्रोचेबल है, तो उसको हम सीधा डेड लेटर टॉपिक पे डाल देंगे मैनुअल रिव्यू के लिए, सिंपलर बट मीन सम वायलेशंस विल बी कॉल्ड लेट, है ना। तो जो की है वो है कि आप साइलेंटली ड्रॉप नहीं करोगे। लेट इवेंट को भी जो पुश करता है कस्टमर को ओवर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेशोल्ड, इसको भी एक अलर्ट देना है इवन इफ द विंडो इज टेक्निकली क्लोज। तो एक बफर लेके चलो जिससे फ़ायदा होगा। अब बोलते हैं कि व्हाट इंडेक्स यू वुड ऐड टू मेक द विंडो क्वेरी एफिशिएंट एट स्केल। आप एक कंपोजिट इंडेक्स डालोगे, कस्टमर फर्स्ट देन टाइम इंडेक्स। तो इससे आपका कस्टमर के लिए, उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के लिए आपके सारे कस्टमर हो जाएंगे, और उसके बाद एक इवेंट टाइम पे डाल दोगे जिससे आपका काम हो जाएगा। फिर एक पार्शियल इंडेक्स आप वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू सेटल में भी डाल सकते हो, ठीक है, जिससे हमारा पेंडिंग वेंडिंग वाला सारा चीज़ें हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, हाउ डज दिस रिलेट टू वाटर मार्किंग इन फ्लिंक और काफका स्ट्रीम्स। देखो, वाटर मार्किंग, एक वाटर मार्क क्या है, एक सिग्नल ऐसे बोल रहा है कि हम आई एम कॉन्फिडेंट ऑल इवेंट्स विथ टाइम स्टैम्प एंड लेस देन और इक्वल टू टी हैज़ नाउ अराइव्ड। सो जैसे ही वाटर वाटर मार्क एक विंडो एंड टाइम से एडवांस करता है, तो फ्लिंग क्या करता है, क्लोज कर देता है और विंडो का रिजल्ट को एमिट कर देता है। तो जो भी लेट इवेंट आ रहे हैं जैसे ही वाटर मार्क के बाद, वो या तो जैसे हमने बात किया कि साइड आउटपुट पे जाते हैं, या तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, जो हमने सेकंड वाला बात किया था कि भाई आप सीधा उसको कॉन्टे में डाल दोगे और मैनुअल रिव्यू के लिए चल जाएगा वो। इसका मतलब स्टिल है कि वो चले गया है ना। अब आपका जो डीबी बेस्ड सॉल्यूशन था जिसमें आपने बैच इक्विवेलेंट किया है, तो आपकी जो क्वेरी की जो इवेंट टाइम है वो विंडो स्टार्ट और इवेंट टाइम के बीच में थी। तो फ्लिंक वाटरमार्क जो है वो भी यही काम करता है कि वो एक स्ट्रीमिंग कंटेक्स्ट पे कंटिन्यूसली कर्सर को एडवांस करते रहता है। उसका क्या मतलब है कि भाई आपके पास रिजल्ट तो अच्छे आएंगे बट काफ़ी इवेंट आप छोड़ दोगे, राइट। तो ये एक इशू है। तो बस इतना था।